चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10 की वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग आता है आपका गुणनखंड। तो जानेंगे गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड क्या होता है। तो जैसा कि डिफिनीशन लिखा गया आपके सामने, या उस संख्या को विभाजित करता है जिसका वह गुणनखंड होता है। तो यानी गुणनखंड, जैसे हम कहते हैं 16 का आप गुणनखंड कीजिए, तो आप क्या करते हो, इसको आप डिवाइड करते हो। 16 को डिवाइड करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2। तो इसको आप लिखते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, तो 4 बार नोट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि 16 का जो गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आया। या फिर अगर हमको 9 का गुणनखंड करना है या फिर 15 का करना है, 15 को आप क्या करते हो, पहले 3 से विभाजित करते हो तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटोगे 1 बार जाएगा। यानी 15 का जो गुणनखंड आ जाएगा 3 गुणे 5 आ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है, कह रहा है या गुणनखंड जो होता है उस संख्या को या उस संख्या को विभाजित करता है जिसका, या कह रहा है गुणनखंड होता है। यानी जो गुणनखंड होता है उस संख्या को पूरी तरह से क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, अर्थात पूरी तरह से काट देता है। जैसे हम कहते हैं 3 जो है 15 का गुणनखंड है, इसके कहने का मतलब ये है 3 से 15 पूरी तरह से कट जाएगा। तो गुणनखंड वह होता है, किसी संख्या का गुणनखंड वह होता है जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। 16 का गुणनखंड हमने देखा केवल 2 ही आ रहा है हर जगह। तो यानी 16 जो होगा वो आपका 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह से। 16 का गुणनखंड हम कहते हैं 2 है, तो 2 से पूरी तरह से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 16 को इस तरह भी आप लिख सकते हो 4 गुणे 4, अर्थात 16 का एक गुणनखंड ये भी है, यहीं से निकला है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 से 16 क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। हम कहते हैं कि आप 30 का निकालिए, तो 30 को आप जब डिवाइड करोगे तो 2 एकन्ने 2, 1 यहाँ गया 15, 10 हुआ, 2 पंचे 10, उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे, 3 पंचे 15 और 5 एकन्ने 5। यानी 30 का जो गुणनखंड आया वो 2 गुणे 3 गुणे 5 प्राप्त हुआ। अर्थात 30 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 5 है, अर्थात 30 जो होगा वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। यानी गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। ठीक है, चाहे जो आप संख्या उठा लीजिए, 50 उठा लीजिए, 100 उठा लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या उठा लीजिए, उसका गुणनखंड जो होता है वो क्या करेगा, उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, यानी पूरी तरह से काट सकता है। ठीक है, अगला हेडिंग देखते हैं। ये छोटी मोटी आपकी हेडिंग है, बिना इसके आप इस प्रश्नावली को नहीं हल कर पाओगे, तो पहले इसी को देख लेते हैं। अगला हेडिंग आपका भाज्य संख्याएं। तो कह रहा है एक संख्या भाज्य संख्या कहलाती है यदि, कह रहा है इसका एक और स्वयं के अलावा अन्य कम से कम एक गुणनखंड अन्य होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि एक संख्या भाज्य संख्या कहलाती है यदि इसका एक और स्वयं के अलावा भी या के अतिरिक्त भी कम से कम उसका एक गुणनखंड होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं आपका 4 का गुणनखंड निकालोगे तो इसका गुणनखंड तो 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 गुणे इसको जब आप तोड़ोगे 2 गुणे 2 ऐसे टूटेगा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 1। इसका गुणनखंड 1 तो है, अर्थात ये 1 से कटेगा। इसका गुणनखंड 4 भी होगा, अर्थात ये 4 से भी कटेगा। और इसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब वो स्वयं से कटेगा ही। ठीक है, स्वयं मतलब वही संख्या से कटेगा ही, 1 से कटेगा। इसके अलावा किसी और से यदि वह विभाजित हो जा रहा है या कट जा रहा है, कह रहा है उस एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड और होना चाहिए। तो 1 से वो कटना ही चाहिए अर्थात, और स्वयं से भी करना चाहिए। इसके अलावा भी यदि किसी से कट जा रहा है तो वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अर्थात इसका कहने का मतलब अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड और हो, इसका कहने का मतलब वो किसी एक अतिरिक्त संख्या से कटनी चाहिए। 1 से कटनी चाहिए, स्वयं से कटनी चाहिए, किसी और संख्या से भी कटनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य। अर्थात 4 जो है या आपकी क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, इसी प्रकार 6 देख लेते हैं, भाज्य एक नहीं है।
तो 6 को तोड़ोगे आप, 2 गुणे 3 के रूप में टूटेगा, गुणे 1 भी लिख सकते हो। 1 से कटेगा ही स्वयं, अर्थात 6 से कटेगा ही। इसके अलावा भी किसी संख्या से कट जा रहा है, किससे? 2 और 3 से। तो 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, अर्थात 6 आपका क्या है? भाज्य संख्या है। 5 को लेते हैं तो 5 का केवल गुणनखंड होगा आपका क्या? 5 गुणे इसको आप केवल 1 लिख सकते हो, अर्थात एक 5 से कटेगा यानी स्वयं से ही कटेगा और 1 से कटेगा। और इसके अलावा यानी इसके इन दोनों के अतिरिक्त इसका और कोई भी गुणनखंड नहीं है, यानी 1 है और वह स्वयं है, इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसे हम भाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। तो इसे कहेंगे क्या? अभी आगे देखेंगे। तो ये कुछ भाज्य संख्याएं आपकी सामने लिखी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भाज्य संख्याएं 12 है, 14 है, 16 है, 7, ठीक है, तमाम संख्याएं पड़ी हुई हैं। तो भाज्य संख्याएं कहने का मतलब वे संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और उसके अतिरिक्त और किसी से भी कट जाए, अर्थात उसका गुणनखंड जो 1 हो, स्वयं हो, उसके अलावा कोई एक गुणनखंड और होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए, और होने के तो ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम एक गुणनखंड और अगर है तो आपका भाज्य होगा। अगर केवल 1 और स्वयं है तो आपका भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। अभाज्य देखते हैं क्या होता है। अभाज्य संख्या कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक आप नेचुरल नंबर पढ़े रहे होंगे 9th में, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, अर्थात 1, 2, 3, 4 ये सब आप प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत पढ़े रहे होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या जिसके 2 भिन्न गुणनखंड केवल 1 और स्वयं होते हैं, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है, वह संख्या जो कहलाती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात जिसका केवल 1 गुणनखंड हो और वह स्वयं हो, इसके अलावा कुछ ना हो। अभी हमने 5 लिया था, 5 का गुणनखंड करोगे 5 गुणे 1 ही केवल आएगा, अर्थात इसका वही स्वयं गुणनखंड है और 1 है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, अर्थात ये केवल 5 से कटेगा यानी स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका केवल 1 गुणनखंड हो और वह स्वयं हो, अर्थात 5 हो, और कोई ना हो, अर्थात वह 1 से कटे, 5 से कटे और किसी से ना कटे, तो इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। यहाँ कुछ अभाज्य संख्याएं आपके सामने लिखी गई हैं, ठीक है। ये केवल स्वयं से कटेंगी, 1 से कटेंगी और किसी से नहीं कटने वाली है, ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका परमेय पहला, आप पढ़े रहे होंगे, परमेय पहला आपको बताया गया रहा होगा, जिसपे आपने प्रश्नावली 1.1 है सॉल्व किया था, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 आप परमेय पहले पढ़ चुके थे, युगलिक विभाजन परिमेयिका पे, ठीक है। दूसरा जो आपका परमेय आपके सामने लिखा गया, प्रत्येक भाज्य संख्या को ये अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कह रहा कोई भी भाज्य संख्या है, अभी हमने इसीलिए भाज्य संख्या को पहले आपको ही बता दिया गया। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो कह रहा है 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड और इसके अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए, उन्हें हम भाज्य कहते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक पूछा जाता है भाज्य संख्या है या अभाज्य, तो एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, ये भाज्य में भी नहीं आएगा और अभाज्य में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाज्य क्या होता है? एक संख्या भाज्य कहलाती है जिसका 1 और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड हो, तो 1 से ही कटेगा और किसी से कटेगा ही नहीं, तो ये आपका भाज्य तो हो नहीं सकता है। अभाज्य की डिफिनीशन देखोगे तो एक प्राकृतिक संख्या जिसके 2 भिन्न गुणनखंड हो, तो 1 का केवल आप 1 ही काट सकते हो। कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या जिसके 2 भिन्न गुणनखंड 1 और स्वयं होना चाहिए, तो इसका आपका 2 भिन्न गुणनखंड आप बना ही नहीं सकते हो, केवल आपका ये 1 से ही कटेगा, इसको केवल 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख सकते हो। और कोई अगला यहाँ ध्यान दीजिए, भिन्न का, भिन्न का मतलब कुछ अलग होना चाहिए, तो 1 को केवल आप 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख सकते हो, अर्थात ये भी आपका अभाज्य नहीं है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाता क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होती है वो आपका 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। इस तरह क्वेश्चन बनाता है या क्वेश्चन इस तरह बनाएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, तब भी वही आपका 2 ही होगा, ठीक है।
क्योंकि 2 केवल 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी से विभाजित होने वाला नहीं है, तो ये आपके सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या बोल सकते हो होता है। और सबसे छोटी आपका भाज्य विषम संख्या क्या होगा? सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी भाज्य सम संख्या पूछा जाए तो होता है आपका 4। ठीक है, सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है आपका 4। और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या पूछा जाए तो होता है आपका 9। ये विषम है और आपका भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या जो होती है वो आपका 9 होती है। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या जो होती है वो 4 होती है। इतना चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे अगर हम प्रमेय को देखते हैं तो आपका प्रमेय है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इसमें आपको बताया गया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी जितनी भी भाज्य संख्याएं, जितनी भी आपकी भाज्य संख्याएं शुरू से लेकर अंत तक, उसको कह रहा है अभाज्य संख्याओं के रूप में हम तोड़ के लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में, या बोल सकते हो तोड़ के उसको हम लिख सकते हैं। और कह रहा तथा यह गुणनखंडन जो होगा, जो उसको आप तोड़ के लिखोगे, वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, कह रहा है कि आपका यह गुणनखंडन जो होगा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे हमने मान लीजिए 50 ले लिए, तो 50 को आप डिवाइड करोगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, 2 5 से 10, 10 5 50। तो कह रहा है यदि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या है क्योंकि स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके अलावा भी किसी से कट सकता है, 5 से 2 से। ठीक है, तो भाज्य संख्या है। अगर इसको कह रहा है कि हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है। ठीक है, तो इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। तथा यह जो गुणनखंडन है, ये कह रहा है कि या जो गुणनखंडन है जो आप तोड़ के लिखे हो, अभाज्य कह रहा गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना या अद्वितीय होगा। मतलब ये है, अगर इसके क्रम को हम ना देखें, क्रम का मतलब पहले छोटा लिखा है बड़ा लिखा है, इस चीज को अगर हम नहीं देखते हैं, या कह रहा है अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब, और ऐसी कोई अभाज्य संख्याएं नहीं है जिनका गुणा कर दोगे आप 50 आ जाए। अगर क्रम पे ध्यान ना दिया जाए, पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है, तो यही एक ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करोगे आप 50 आएगा। यही एक ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका आप गुणा करोगे 50 आएगा, और कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जिनका गुणा करने 50। अद्वितीय का मतलब यही है कि इसका केवल यही अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडन है जिसका आप गुणा कर दोगे 50 आ जाएगा, और कोई संख्या ही नहीं बना है, अभाज्य संख्या ही नहीं बना है जिनका गुणा करेंगे हम 50 आएगा। ठीक है, अगर इसके क्रम पे ना ध्यान दो तो क्रम को आप अगर उलट पलट देते हो 5 गुणे 5 गुणे 2, तो ये आपका दूसरा कुछ बन जाएगा। इसीलिए इसमें कह दिया है अंकगणित की आपका आधारभूत प्रमेय है कि आपके क्वेश्चन में भी लगने वाला है। ठीक है, तो प्रत्येक तरह भाज्य संख्या को यदि आप अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ के लिखते हो और उसके क्रम को अगर आप ध्यान नहीं देते हो, तो कह रहा है कि वह अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी अभाज्य संख्या जिनका आप गुणा करोगे 50 आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। तो ये आपका आसान तरीके से समझाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिएगा। ऐसे ही 24 है, 24 को तोड़ा गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी आपका अभाज्य संख्या। तो हमने 24 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अब ऐसी कोई अभाज्य संख्याएं नहीं है जिनका हम गुणा करें तो आपका 24 बन जाए। यही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिनका गुणा करेंगे हम 24 आएगा, अर्थात ये अद्वितीय है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसके अलावा इसके स्थान पे हम कुछ नहीं लिख सकते हैं कि इनका गुणा कर दें 24 आ जाए। तो यही आपका क्या कहलाता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। ठीक है, इस प्रमेय को दिया था आपका एक गणितज्ञ थे कार्ल फ्रेडरिक गास ने। इस प्रमेय को कार्ल फ्रेडरिक गास ने दिया था। जो ये प्रमेय बताया उनका नाम था, उस गणितज्ञ का नाम था कार्ल फ्रेडरिक गास। ठीक है, इन्होंने इस प्रमेय को बताया था। इन्हें गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। पिता तो आप लोग पढ़े रहे होंगे, तो राजकुमार भी आ गए। ठीक है,
तो इन्हें आपका गणित का राजकुमार भी कहा जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गास को। ठीक है, तो इन्होंने ये प्रमेय दिया था अंकगणित की। इनका गणित में काफ़ी योगदान है, धीरे धीरे आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इस प्रमेय को ध्यान दीजिएगा, ये प्रमेय जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1.2 प्रश्नावली 1.2 अगर आपको सॉल्व करना है तो ये प्रमेय जो है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक करा भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में यदि तोड़ते हो तो अगर क्रम को ना ध्यान दो, पहले छोटा लिखा है बड़ा लिखा है क्या कैसे है। ठीक है, तो एक ऐसी संख्याएं हैं जिनका आप गुणा करोगे 24 या 143 को तोड़े 11 गुणे 13 के रूप में, तो अगर क्रम को ना ध्यान दें, यही एक ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका आप गुणा करोगे 143 आएगा, और कोई अभाज्य संख्या नहीं बना है जिनका आप गुणा कर दोगे 143 आ जाएगा। आकृति का मतलब यही है, ये आकृति आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आकृति हमारा मेन मकसद था यही, आकृति समझाना, कितने लोग को यही नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ हेडिंगें थी जो बताई गई, हो सकता है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गधा